प्रियांशु, एक और बात जो मैं आपके स्ट्रगल में देखता हूँ, आपके सफ़र में देखता हूँ कि आपने 5 अटेम्प्ट्स में अपनी एग्ज़ाम निकाला और जैसा कि हम जानते हैं कि आपने 4 बार प्रीलिम्स निकाला है, 1 बार आप प्रीलिम्स से चूक गए। तो इस इतने लंबे सफ़र में क्या कभी कॉन्फिडेंस डगमगाया नहीं? क्या कभी लगा नहीं यार मैं कहाँ आ गया यार, इतना तो नहीं सोचा था? जब आप अपने गाँव पहुँचते हो, अपने घर पहुँचते हो, तब आपको लगता है कि आपने अचीव किया। तो जब मैं वहाँ पे पहुँचा और लोग मिलने आना चालू हुए और जिस तरीके से वो आपसे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे कि हाउ दे फील, तब आपको लगता है कि अच्छा आपने कुछ मतलब ऐसा अचीव किया है कि मतलब इस तरीके के रिएक्शंस आ रहे हैं। रीज़न यही है कि मुझे लगता है कि आप वो है जो शायद सरदार पटेल हमेशा चाहते थे कि ऐसे बच्चे इंडिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट निकल के आए। तो आपकी क्या वो स्ट्रैटेजी थी कि आपका इतना बढ़िया सक्सेस रेशियो है कि आपने 4 बार आउट ऑफ 5 अटेम्प्ट्स निकाला है प्रीलिम्स? प्रीलिम्स के लिए सबसे पहली एडवाइस तो मेरी ये होगी कि एंडलेस सर्च ऑफ मटेरियल ये बंद करना, अपने रिसोर्सेज जो है वो कन्फाइन करने होंगे। तो सबसे पहला काम मैंने यही किया था कि जितने सारे रिसोर्सेज थे वो मैंने इकट्ठे 22 तारीख के पहले की सिचुएशन पे जाऊँ। मुझे नहीं पता है कि मेरा ये रिजल्ट होने वाला है, नहीं होना है, मुझे कुछ नहीं पता। और एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऑल्सो इफ समवन इज गोइंग टू आस्क कि डू यू रिग्रेट योर डिसीजन। Unacademy. Let's crack it. Hello learners, welcome to Unacademy. Today we have with us rank 121 of UPSC 2024, Mr. Priyanshu Mishra. आज हम प्रियांशु से बात करेंगे उनकी सक्सेस के बारे में, उनके स्ट्रगल के बारे में और उनकी पूरी जर्नी के बारे में। वेलकम प्रियांशु। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वेरी वेरी कंग्रेचुलेशंस फॉर दिस सक्सेस। बहुत बड़ी बात है, आप रैंक 121 लाए हैं। प्रियांशु, सबसे पहले आप अपने बारे में कुछ हमारे स्टूडेंट्स को बताइए, हमारे लर्नर्स को बताइए। जी मैं मर्यादपुर एक गांव है मऊ जिले में, मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ, मेरा घर वहाँ पे है। मेरे पिताजी किसान हैं, मेरी माताजी हाउसवाइफ हैं। एंड ये मेरा 5वां अटेम्प्ट था। मैं 2018 से प्रिपरेशन कर रहा हूँ यहाँ पे। ओवरऑल इट वाज माय 4th मेंस एंड सेकंड इंटरव्यू एंड फाइनली इन दिस अटेम्प्ट आई हैव बीन एबल टू गेट 121वीं रैंक आई है मेरी। सो दिस इज़ व्हाट आई। प्रियांशु, जो मुझे आपकी सक्सेस स्टोरी में बहुत खास लगा वो ये कि आप गोरखपुर से आते हैं। आपकी जो प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, फिर आपने जो ग्रेजुएशन की वो हिंदी मीडियम से की। जी। उसके बाद आप यूपीएससी प्रिपरेशन में आए जहां आपने इंग्लिश मीडियम में अपनी तैयारी की। जी तो मेरा सवाल यह है कि ये जो जर्नी थी, जो स्विच था, ये बहुत कठिन नहीं था? सब अगर ऑनेस्टली बताऊँ तो ये बहुत ही ज़्यादा टफ था क्योंकि मेरी पूरी एजुकेशन हिंदी मीडियम से हुई है। जी बीकॉम किया है मैंने जौनपुर विश्वविद्यालय से, महाविद्यालय है गांव में, वहाँ से वो अफिलिएटेड था। जी जी। तो उसमें जितने भी आंसर्स मैंने लिखे थे वो सारे के सारे हिंदी में ही थे। कम्युनिकेशन को मैंने वहाँ पे संप्रेषण लिखा था, तो टोटल हिंदी मीडियम से ही था। और मुझे पता नहीं था, आई केम हियर, मेरा एडमिशन हुआ वाजीराम इंस्टीट्यूट है उसमें। जी। तो व्हेन आई वेंट फॉर माय फर्स्ट क्लास इट वाज इन इंग्लिश, टोटल इंग्लिश, इट वाज टोटल इंग्लिश एंड आई वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड अ सिंगल वर्ड देयर। तो वो बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई क्योंकि आप एडमिशन ले चुके थे, सारी चीज़ें हो चुकी थी, सारा सब कुछ कर चुके थे। और वहाँ पे प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा, शुरुआत के 4-5 महीने बहुत ही ज़्यादा टफ रहे क्योंकि वो टर्मिनोलॉजीज़ ही पूरी चेंज हो जाती हैं। आपको सिंपल है, जोड़ घटाना गुणा भाग है, उसको आप यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो टर्मिनोलॉजी पूरी डिफरेंट हो जाती है और वो समझने में कहीं न कहीं बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती थी। लेकिन शुरुआत के 4 या 5 महीने लगे होंगे, 4-5 महीने बहुत ही ज़्यादा टफ थे और उसके बाद से फाइनली जो मेहनत थी और उसके बाद से भगवान की दया थी कि उसके बाद से हम उसको ओवरकम कर पाए। सो चैलेंजिंग तो था, बट द गुड थिंग इज़ कि इफ़ यू वर्क हार्ड इनफ ऑब्वियसली इट इज़ डूएबल, आप कर सकते हैं। मेरे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं, वो कहते हैं कि सर ऑल्दो हमने इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई भी की है, बट कभी भी इंग्लिश हमारा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन नहीं रहा। दैट इज, हम लोग कभी फ्लुएंट या कंफर्टेबल नहीं हो पाए इंग्लिश में। और आपने बताया आपकी तो एजुकेशन हिंदी मीडियम से रही थी। तो व्हाट एग्जैक्टली वर द थिंग्स यू डिड बाय व्हिच यू वर एबल टू क्रॉस दिस? क्योंकि बहुत मुश्किल रहा होगा कि एकदम से स्विच करना, इंग्लिश में करना। तो कुछ अगर आप बताएं स्टूडेंट्स को कि आपने जो किया। सब पूरा डेली रूटीन आपको उस हिसाब से ढालना पड़ेगा। जी आपको पूरा डेली रूटीन इस तरीके से बनाना पड़ेगा कि इफ़ यू आर वेकिंग अप फ्रॉम दैट मोमेंट ऑनवर्ड्स एंड बाय द मोमेंट यू आर गोइंग टू स्लीप, उस टाइम तक इस तरीके से आपको करना है कि आपकी मैक्सिमम कन्वर्सेशन 80 से 85% की जो कन्वर्सेशन है, वो सारी चीज़ें कब इंटरेक्शंस है वो इंग्लिश में हो। अब उसको आप करने के कई तरीके हैं। अब आप बाहर जा रहे हैं, किसी दुकान पे कुछ मांग रहे हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ पे आपको हिंदी ही बोलनी पड़ेगी अगर आप यहाँ पे हैं तो। लेकिन आप उसको भी मैं अपनी बात बताऊँ तो मैं उसको भी फ्रेम करता था दिमाग में कि अच्छा ये चीज़ बोलनी है तो उसको बोलेंगे कैसे?
वो बात अलग है कि मैं उससे भले हिंदी में ही बात करूं, जी। लेकिन अब मेरे केस में वो चैलेंजिंग इसलिए था क्योंकि मेरी पूरी बैकग्राउंड हिंदी मीडियम की थी, तो उसके बाद से मुझे अडॉप्ट करना था, इसलिए मुझे इतना रिग्रेस करना पड़ा। तो यही है कि सुबह आप उठ रहे हो, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, ये सारी चीज़ें, फिर आप स्टैटिक कवर कर रहे हो, लेक्चर्स ले रहे हो इंग्लिश में, ये सारी चीज़ें अगर इंग्लिश में है और उसके साथ ही आप ट्राई करें कि वो सारी चीज़ें आपकी कम्युनिकेशन में आनी स्टार्ट हो जाए, तो ये काफ़ी ईजी हो जाता है कहीं ना कहीं। आप जो भी टर्मिनोलॉजी सीख रहे हो उसको ट्राई यही करना है कि आपकी कम्युनिकेशन में वो इम्बाइब हो, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इंटरव्यू में स्पेसिफिकली कोई आपको तकलीफ हुई थी विद रिस्पेक्ट टू फ्लुएंसी इन इंग्लिश जब आप बोल रहे थे? नो सर, नहीं। आई डिडंट फेस एनी चैलेंजेस। तो एक जो धारणा है बहुत सारे मैंने देखा है जो हिंदी माध्यम के छात्र होते हैं, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स होते हैं कि इंग्लिश बहुत फ्लावरी चाहिए, बहुत टेक्निकल चाहिए, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चाहिए। आपको भी ऐसा लगा कि इंग्लिश बहुत कॉम्प्लिकेटेड चाहिए होती है यूपीएससी एग्जाम या इंटरव्यू में, या आपकी अंडरस्टैंडेबल इंग्लिश होनी चाहिए जिसमें आप लिख और बोल पाए? ये अंडरस्टैंडेबल ही होनी चाहिए। अच्छा। रही बात आप फ्लावरी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं सब, तो आप जब ये सिलेबस पूरा कंज्यूम करेंगे तो उसमें जो टर्मिनोलॉजीज हैं, चाहे आप ज्योग्राफी का एग्जांपल ले लिया, अब किसी से आप ज्योग्राफी के इशू पे बात कर रहे हैं और वो सारी टर्मिनोलॉजी अपने आप आनी चालू हो जाए, चलिए। लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, ये सारी चीजें, जी। तो ये सब चीजें अगर आएंगी तो वो अपने आप ही, वो लैंग्वेज नहीं, वो अपने आप ही उसकी मतलब शोभा आपकी बढ़ पार्ट जाती ऑफ है। वोकैबुलरी हो जाती बिल्कुल, है। वोकेबलरी वो इटसेल्फ वोकेबलरी का काम कर जाता है। बिल्कुल। तो ये सब चीज़ें उसमें आती रहती है, इतना वो नहीं, फ्लावरी नहीं चाहिए, अंडरस्टैंडेबल चाहिए, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा लिटरेचर वाली लैंग्वेज अगर आप लिखते रहते हो तो वो भी कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा सेंस बनाता नहीं है सेंस आंसर बनाता नहीं है। जी। बिल्कुल सही बात। तो समझ में आने वाली लैंग्वेज होनी चाहिए विथ जो अप्रोप्रिएट टर्मिनोलॉजीज हैं वो, ये जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस किया है मुझे लगा। प्रियांशु, एक और बात जो मैं आपके स्ट्रगल में देखता हूँ, आपके सफ़र में देखता हूँ कि आपने 5 अटेम्प्ट्स में आपने एग्ज़ाम निकाला और जैसा कि हम जानते हैं कि आपने 4 बार प्रीलिम्स निकाला है, 1 बार आप प्रीलिम से चूक गए। तो इस इतने लंबे सफ़र में क्या कभी कॉन्फिडेंस डगमगाया नहीं? क्या कभी लगा नहीं यार मैं कहाँ आ गया यार, इतना तो नहीं सोचा था कि इतनी तैयारी हो जाएगी, इतना लंबा सफ़र हो जाएगा। कैसे आपने अपने आप को मोटिवेटेड रखा? कैसे आप इस जर्नी को आपने जिया? ह्यूमन बीइंग है, हर एक आदमी इंसान ही है, तो होना स्वाभाविक है। ऐसा कोई होगा नहीं अगर फेल्योर्स आपको मिल रहे हैं उस समय कॉन्फिडेंस ना डगमगाए, इसके ये मतलब नहीं, होता ही है, नेचुरल है। बट कहीं न कहीं जहाँ तक मैंने देखा है, अपने अपने आप को एनालाइज़ किया है, और जहाँ तक मैं जानता हूँ मोस्ट ऑफ द पीपल में, हर एक जो भी इंसान है, उसमें एक टेंडेंसी होती है लिंपिंग बैक टू द नॉर्मलसी। ये चीज़ होती है कि आपको एक डिबैकल होता है, उसके बाद से आप देखते हो, उसके बाद से आप एनालाइज़ करते हो कि नेक्स्ट अपॉर्च्युनिटी कब आ रही है, जब आप अगेन आप उसको क्रॉस करके फिर से आप स्टेटस क्वो वाली जो सिचुएशन थी, कुछ टाइम पहले जो सिचुएशन थी, हाँ। जहाँ पे आप खुश थे, जहाँ पे आपके पास होप्स थी, जहाँ पे आप मतलब अच्छे से थे, तो उस सिचुएशन में जाने का आपके पास अर्लीस्ट मौका कब आ रहा है? सही। तो वो चीज़ कहीं न कहीं हर एक आदमी देखता है और ट्राई करता है कि उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करे, और ये चीज़ कहीं न कहीं आदमी को मोटिवेटेड रखती है, जो कि इन माय केस, मेरे केस में ये हुआ कि लिंपिंग बैक टू नॉर्मलसी वाला जो वो होता है, बिहेवियर होता है, जर्नी। उसने कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा मुझे हेल्प आउट किया इसमें। प्रांशु, इसमें एक मेरी खुद की सोच है कि बहुत बार हम देखते हैं बच्चे होते हैं जो अपने 3rd अटेम्प्ट, 4th अटेम्प्ट, 5th अटेम्प्ट में निकालते हैं। कहीं न कहीं उनके अंदर एक एबिलिटी, एक कैपेसिटी जनरेट हो जाती है जहाँ वो एक नेवर से डाई एटीट्यूड बनता है और वो आसानी से घबराते नहीं है फेलियर से, व्हिच इन सो मेनी वेज हेल्प्स देम टू बिकम अ वेरी गुड ब्यूरोक्रेट। जब वो ब्यूरोक्रेसी में जाते हैं, वहाँ पे उनके अंदर उनके कैरेक्टर का एक एस्पेक्ट बन जाता है कि वो आसानी से हार नहीं मानते और वो फेलियर से घबराते नहीं। हेलो लर्नर्स, आई हैव अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर यू। अनअकैडमी इज लॉन्चिंग its GS Foundation batches at its Prayagraj Center, Patna Center, and we are also launching 2 batches at New Delhi, one at Old Ranjendra Nagar and second at Mukherjee Nagar. Please book your seats as soon as possible and take the first step towards your dream of becoming an IAS officer. क्या आपको लगता है that yes, of course, in hindsight कोई नहीं चाहेगा कि उनको इतना लंबा एक सफर तय करना पड़ा to get into this exam, but now that you are into this prestigious service, the fact that कि आपने ये जर्नी जी, उसने आपको काफी स्ट्रांग बनाया है, आपके कैरेक्टर को काफी स्ट्रेंथन किया है। जी सर, बिल्कुल, बिल्कुल। टोटल 6 साल की जर्नी रही है। 6 साल में वो स्टॉक मार्केट टाइप का अप्स एंड डाउन्स आए। एक बार आप प्रीलिम्स निकालते हो तो उसके बाद से होप्स एंड एस्पिरेशंस आती हैं, फिर आप मेंस नहीं निकलता है आपका, फिर आप पूरा डाउन एंड आउट होते हो,
फिर आप अपॉर्चुनिटी खोजते हो कि फिर से कैसे नॉर्मलसी में जाया जाए। तो वो ओवरऑल प्रोसेस जो है बड़ा ग्रोलिंग प्रोसेस है, उसमें कई बार आप इमोशनल हाई पे जाओगे, इमोशनल लो पे जाओगे, वो बहुत सारी चीज़। तो इतना सारा डील करते करते कहीं ना कहीं आपके पास ये क्षमता, ये कैपेसिटी आ जाती है कि आप पब्लिक लाइफ में भी उन सब चीज़ों का यूटिलाइजेशन बहुत अच्छे से कर सकते हो, सिचुएशंस को बहुत अच्छे से समझ सकते हो। अगर ये सारी सिचुएशन फेस की हुई है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, तो कहीं ना कहीं वो उसका बहुत ज़्यादा वो हेल्प मिलता है आपके ये सारी चीज़ें कैरेक्टर deal में करने आपको लगता है स्ट्रांग बनी आपकी में। जी पर्सनालिटी? बिल्कुल, ऑब्वियसली। अभी क्या है कि अगर मुझे कोई चैलेंज आता है इस तरीके का, पहले क्या था कि पैनिक हो जाता था आदमी जी कि जी। कैसे टैकल करेंगे। लेकिन अब क्या है कि अगर चलो प्रॉब्लम आई है तो सॉल्यूशन होगा, और उसके ये इस टाइप का एटीट्यूड आता है कि अगर कोई दिक्कत आई है तो आप चलो, अब तो वो पास्ट की बात हो गई, कैसे प्रॉब्लम आई वो तो छोड़, आप आगे के प्रोग्रेसिव हो जाते हो कि आप देखते हो कि नाउ व्हाट यू हैव टू डू, व्हाट आर द सॉल्यूशंस, हाउ यू आर गोइंग टू अप्रोच दिस प्रॉब्लम, हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो ये सारी चीज़ें अपने आप ही, वो जैसे जैसे आप इस जर्नी में आगे जाते हो, वो सारी चीज़ें, ये पूरी जर्नी आपको सिखाती है। इनफैक्ट ये चीज़ मैं भी गौर कर रहा हूँ, आपके व्यक्तित्व में एक ठहराव है काफ़ी। मेरे ख्याल से इस जर्नी ने वो ठहराव लाया है कि आप बहुत मतलब काइंड ऑफ ह्यूमिलिटी एक आ जाती है हमारी पर्सनैलिटी में, एक ठहराव आ जाता है, व्हिच इज़ ग्रेट टू सी। थैंक यू। प्रियांशु, घर पे क्या रिएक्शन था जब ये रिजल्ट की खबर आई? कैसे पापा मम्मी ने, आपके भाई ने कैसे रिएक्ट किया, क्या रहा था? कुछ बताएं। ऐसे कह सकते हैं कि खुशी तो इतनी है कि आदमी, वो होता है कि इमोशनल होके आदमी क्राई करता है, रोता है। तो वो वाली सिचुएशन थी, और थोड़ा रूरल बैकग्राउंड का हूँ, तो उसमें क्या होता है कि आप, अभी क्या हुआ, रिजल्ट्स यहाँ पे आए तो आई गॉट, जो रैंक आई वो सारा कुछ हुआ। उसके बाद से यहाँ पे उस टाइप की फीलिंग नहीं आ रही थी कि यहाँ पे ठीक है, एग्ज़ाम पिछले साल रह गया था, इंटरव्यू तक गए थे, उसमें किसी कारण से रह गया था, वो सारी इस बार लिस्ट में नाम आ गया। जब आप अपने गाँव पहुँचते हो, अपने घर पहुँचते हो, तब आपको लगता है कि आपने अचीव क्या किया। तो जब मैं वहाँ पे पहुँचा और लोग मिलने आना चालू हुए, और जिस तरीके से वो आपसे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे कि हाउ दे फेल्ट, तो तब आपको लगता है कि अच्छा, आपने कुछ मतलब ऐसा अचीव किया है कि मतलब इस तरीके के रिएक्शंस आ रहे हैं। तो ऑब्वियसली मतलब बहुत ज़्यादा खुश थे घर पे लोग, बहुत घर पे भी बहुत ज़्यादा, मेरे घर पे उस समय कुछ पूजा पाठ भी चल रही थी, तो सारे लोग इकट्ठा हुए थे, और उस टाइम बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत ही ज़्यादा खुशी। आपने बताया आपके पिताजी किसान बैकग्राउंड से हैं, वो जी। फार्मर हैं और किसान हैं, हम्म। और आपकी मम्मी भी रूरल Housewife। बैकग्राउंड से है, हाउसवाइफ है। तो आर दे एबल टू कंप्लीटली अंडरस्टैंड व्हाट यू हैव अचीव्ड, कि सर ये जो जॉब है इसके मायने क्या है, इसकी पॉसिबिलिटीज क्या है, इसका स्कोप क्या है? उनको इतना नहीं समझ में आया, उनको बस ये समझ में आया कि देयर वाज समथिंग व्हिच आई वाज अप टू, कुछ ऐसी चीज़ थी जिसके लिए मैं काम कर रहा हूँ बहुत टायरलेसली, कि कोई ऐसी चीज़ जिसके लिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, और वो फाइनली कल्मिनेट होके वो अपने रिजल्ट को पहुंची है, और उसलिए मैं खुश हूँ, इसलिए वो भी खुश है। बहुत बढ़िया। एक चीज जो इस एग्जाम के बारे में खास है, कि हमेशा से कोशिश ये रही थी, जो सरदार पटेल कहते थे, कि वी आर लुकिंग फॉर पीपल हु कम फ्रॉम हार्ट ऑफ इंडिया, मतलब हार्टलैंड से, ग्रास रूट से आए, जिन्होंने समाज की समस्याओं को देखा है, और वो इस एलीट सर्विस में अपने उस एक्सपीरियंस से समाज में बदलाव लाने के कदम उठा पाए। कहीं ना कहीं हम देखते हैं पिछले 70-75 ईयर्स में जो कंपटीशन इस एग्जाम का वो इतना ज़्यादा हो गया, जिस तरह से लोग compete कर रहे हैं, जिस तरह की एजुकेशन की ज़रूरत है, प्रिपरेशन की ज़रूरत है, in somewhere most of the people who were clearing this exam were actually coming from elites. अगर आप देखें, मेट्रो सिटीज़ के बच्चे आते थे, जो अपर मिडिल क्लास के बच्चे वो आते थे, राइट। और ऐसे में जब ऐसी सक्सेस स्टोरी जैसे आपकी आती है, आप गोरखपुर से आते हैं, एकदम उससे आते हैं, मुझे बेहद खुशी होती है। उसका रीज़न यही है कि मुझे लगता है कि आप वो है जो शायद सरदार पटेल हमेशा चाहते थे, कि ऐसे बच्चे इंडिया की बेस्ट ऑफ द बेस्ट निकल के आए, जो शायद समझते हैं ग्रास रूट पे समस्याएं क्या है, लोगों के एस्पिरेशन क्या है, लोगों की अपेक्षाएं क्या है सरकार से, भारत के संविधान से, और वो अपनी पूरी क्षमता से उन एस्पिरेशंस को पूरा कर पाए। तो आपकी जो स्टोरी है वो बहुत इंस्पायरिंग है, बहुत बहुत बच्चों के लिए। तो इससे हम आगे बढ़ते हैं। वन ऑफ द थिंग्स विच इज रियली ग्रेट अबाउट यू, कि आपने, ऑल्दो यू टुक 5 अटेम्प्ट्स, बट आपने 4 बार प्रीलिम्स को निकाला है। जब आपने प्रीलिम्स निकाला, और मैं जब बहुत बार बच्चों से मिलता हूँ, तो मेरा तो हमेशा से ये व्यू रहा है कि प्रीलिम्स इज इनफैक्ट टफर देन मेंस इन सो मेनी वेज। तो आपकी क्या वो स्ट्रैटेजी थी कि आपका इतना बढ़िया सक्सेस रेशियो है कि आपने 4 बार आउट ऑफ 5 अटेम्प्ट्स निकाला है प्रीलिम्स? जी, प्रीलिम्स के लिए सबसे पहली एडवाइस तो मेरी ये होगी कि एंडलेस सर्च ऑफ स्टडी मटेरियल ये बंद करना हो, अपने रिसोर्सेज जो है वो कन्फाइन करने होंगे।
एनसीईआरटीज अगर आप कर रहे हो उसके साथ एक कोई रेफरेंस बुक लगाओ, बस दैट इज सफिशिएंट है ना। उसके आगे आप जाएंगे तो आप अपने आप को कंफ्यूज करेंगे और कुछ नहीं। जी उसके साथ एक चीज़ मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा, न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रिपरेशन का। इसलिए क्योंकि अगर आप क्वेश्चंस देखेंगे प्रीलिम्स के या फिर इवन मेंस के क्वेश्चंस देखेंगे तो वो लैंग्वेज जो होती है वो न्यूज़पेपर की लैंग्वेज होगी या तो एनसीईआरटी की लैंग्वेज। जी तो वो मतलब इसलिए न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आपको ये पता है कि सेंटेंसेस कैसे फ्रेम करने, ये सारा आइडिया आपको वहाँ से आता है। तो न्यूज़पेपर बहुत क्रूशियल कंपोनेंट है। स्टैटिक आपको सोर्सेज कन्फाइन करने होंगे, कोई एक मंथली मैगजीन आपको करनी होगी, और प्रीलिम्स के लिए टेस्ट लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अच्छा विथ PYQs। आप अगर 100 क्वेश्चंस अगर वो लगा रहे हैं, टेस्ट सीरीज का लगा रहे हैं, तो कम से कम 25-30 क्वेश्चंस PYQ डेली आपको ऐसे फन एक्टिविटी के तौर पे ऐसे चलते चलते आपको सॉल्व करते रहना चाहिए, क्योंकि उससे होता ये है कि आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल्स आती हैं। अब 100 क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स में, आई थिंक 50, 55, 60 क्वेश्चंस में आपको आइडिया रहेगा कि हाँ सही है गलत है, वो सारी चीज़ें 55-60 क्वेश्चंस में रहे। लेकिन अटेम्प्ट आपको तकरीबन 90 के अराउंड, मेरा क्या रहा, मैं 90 क्वेश्चंस के ऊपर अटेम्प्ट करता रहा हूँ। तो स्ट्रेटजी मेरी ये रही कि 60 प्लस करेक्ट करने हैं और 30 से प्लस वो करना है, ताकि ओवरऑल स्कोर 100 के ऊपर रहे, आप सेफ स्कोर रहे, ताकि अगर आप दे के आए एग्जाम तो आपके दिमाग में कोई डाउट ना हो कि आपका प्रीलिम्स निकलने वाला, आप सेफ साइड पे। Hello learners, I have a very good news for you. Unacademy is launching its GS Foundation batches at its Prayagraj Center, Patna Center, and we are also launching 2 batches at New Delhi, one at Old Ranjindra Nagar and second at Mukherjee Nagar. Please book your seats as soon as possible and take the first step towards your dream of becoming an IAS officer. तो 100 क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो उसके बाद से फिर अगर 20-25 क्वेश्चन आपको कम से कम PYQ लगाने चाहिए, क्योंकि उससे आप UPSC का माइंडसेट भी पढ़ोगे। और ये 100 क्वेश्चन जो आप लगा रहे हो वो खाली क्वेश्चंस नहीं है, एक तो आपकी रिटेंशन कैपेसिटी वो चेक कर देता है कि आपने कितना रिटेन किया है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ वैल्यू एडिशन हो जाता है। मोस्ट ऑफ द बहुत सारे क्वेश्चन 15-20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपकी जो किताब आप पढ़ रहे हो उसमें वो नहीं दिया हुआ है, तो वहाँ पे एक्सप्लेनेशन में रहता है, वहाँ से आप देख रहे हो, वो वैल्यू एडिशन का भी हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि ऐसे क्वेश्चंस जिसमें आपको कोई आइडिया नहीं है, आपने पढ़ा भी नहीं है, वो लैंग्वेज के बेसिस पे आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, ये कहीं ना कहीं ज़्यादा है। एलिमिनेशन हो गया। तो ये 3-4 प्रॉब्लम्स जो हैं आपका, अगर रेगुलर अगर आप टेस्ट लगा रहे हो और उसको एनालाइज करते हो तो ये कम से कम ये रहता है। आपने बात की कि आपने अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड रखा जी। अगर थोड़ा सा आप बता पाए, फॉर एग्जांपल पॉलिटी के लिए आपकी कौन सी बुक थी जो आपकी मेन रेफरेंस बुक थी? जी, मेन रेफरेंस बुक तो जो सबकी होती है लक्ष्मीकांत, वेरी नाइस। एंड उसके बाद से फिर मेरा PSIR ऑप्शनल था, तो उसकी वजह से थोड़ा हेल्प हो उससे भी आपकी हेल्प हो गई। फिर आपने ज्योग्राफी के लिए क्या रेफरेंस बुक? ज्योग्राफी के लिए येलो बुक थी वाजीराम की। तो क्या था कि एक पहली बार मैंने उसको पढ़ा, समझ में आ गया, और उसके बाद से फिर आप सोर्स अगर आप चेंज करते हो तो फिर वो दूसरा सोर्स पढ़ने में फिर एक पिक्टोग्राफिक मेमोरी भी होती है आपकी। अच्छा। वही बुक आप कई बार पढ़ रहे हो तो वो चीज़ें आपके दिमाग में ऐसे छपती हैं, उसके बाद से फिर वहाँ पे वो बहुत हेल्प होता है। जैसे एक क्वेश्चन मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ जो समर सॉलिस्टिस के रिलेटेड था। अच्छा। कि कैसे अगर नॉर्थ में अगर सन जा रहा है तो वो टेम्परेचर और प्रेशर सिचुएशन कैसे चेंज होती है, वो ओवर द लैंड सरफेस एंड ओवर द ओशन सरफेस, वो चीज़ अब वो दिमाग में बना हुआ था, उसमें एक डायग्राम था दिमाग में, बस उस डायग्राम की वजह से वो क्वेश्चन सॉल्व। अच्छा। तो इसलिए सोर्सेज इसीलिए कन्फाइन रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो वही वाजीराम की येलो बुक मैंने पढ़ी थी, वो है ज्योग्राफी की, वो मैंने रेफर की। एनी सच स्टैंडर्ड बुक जो आम तौर पे बच्चे नहीं फॉलो करते हो, जो आपने फॉलो की हो, जो आपके दिमाग में आ रहा है? जी, ऐसा कुछ नहीं है। जनरली जो भी रिसोर्सेज मैंने फॉलो किए हैं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वही करते हैं। और अपनी NCERT सारे सब्जेक्ट्स? NCERT इनिशियली मैंने की थी, क्योंकि जैसा पता है शुरू में दिक्कत थी जी। और वो लैंग्वेज वाली प्रॉब्लम थी, तो वो बेस बनाने के लिए मुझे NCERTs करनी बहुत ज़्यादा जरूरी थी। तो सारी जितनी NCERTs मैं कर पाया था, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने सारी NCERTs की थी, बट इम्पॉर्टेंट वंस आई डिड देम। मोटा मोटा आप प्रीलिम से पहले कितनी बार रिवाइज कर लेते थे अपने रेफरेंस बुक्स जो आपकी होती हैं? प्रीलिम्स के पहले अब मैं जो फर्स्ट रीडिंग है उसको हटा देता हूँ, क्योंकि पहली रीडिंग तो टाइम लेता है, कम से कम आपको 7 या 8 महीने लगेंगे पूरा सिलेबस कवर करने में। उसके अलावा अगर देखा जाए तो कम से कम 4 या 5 रिविजन्स में कर देता हूँ। मैं प्रीलिम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर जब 3 महीने रह जाते हैं। अच्छा। तो टारगेट ये रहता है कि 1 वीक में 1 सब्जेक्ट खत्म करने, इस तरीके से 5 वीक लगते हैं, 5 वीक में 5 मेजर सब्जेक्ट सारे खत्म हो जाते हैं। और करंट अफेयर पूरा थ्रू आउट द ईयर चलता रहता है, वो मंथली मैगजीन में करता हूँ। तो
5 वीक में खत्म करने के बाद उसके बाद से आप ट्राई नेक्स्ट जो रिवीजन है उसमें ये कोशिश रहती है कि 4 दिन के अंदर खत्म कर, ऐसे घटाते रहना है। अच्छा, तो कम से कम 3 से 4 रिविजन्स तो मतलब आप कोशिश रहती है आपके हर जी, सब्जेक्ट के कोशिश ये- 4 नहीं तो हाँ। कम से कम 3 तो हो ही एट लास्ट अगर लास्ट में कोशिश ये है कि 5 दिन सेव रहे जाए। तो अच्छा। 5 दिन वो 5 मेजर सब्जेक्ट एक दिन में एक सब्जेक्ट ऐसे करके एक किस तरीके आंखों के सामने से हम निकाल जी, लेते हैं। हाँ। ओह अमेजिंग, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो प्रियांशु, आई थिंक प्रीलिम्स इज समथिंग जो तो आपने सॉर्ट आउट कर रखा था कि कैसे आपको जाना है, बट 2024 में आपने ऐसा क्या चेंज किया जिस वजह से आपको लगता है सक्सेस 2024 में आई और जो शायद मिसिंग था 2023 तक? ओवरऑल ये 2024 मेरा चौथा मेंस अटेम्प्ट था। इसके पहले के सबसे पहले वाले जो 2 मेंस अटेम्प्ट थे वो मैं नहीं क्लियर कर पाया था। जी जी। थर्ड अटेम्प्ट में जो था वो क्लियर हुआ था मेरा, इंटरव्यू तक मैं गया था, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी वो। फोर्थ अटेम्प्ट में आपने पूछा कि मैंने चेंज क्या किया था। चेंज मेरा ये रहा था कि एक सबसे पहले तो सोर्स कन्फाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे। अच्छा। यहाँ पे भी ये होता था कि अर्लियर अटेम्प्ट्स में एग्जामिनेशन है 1 वीक में, उसमें उस टाइम भी मैं मार्केट में जाके रिसोर्सेज उठा रहा हूँ, ये सारी चीज़ें नहीं कर पाएंगे वो, उस टाइम पढ़ेंगे वो सारी चीज़ें हो नहीं पाती। तो बेटर ये रहेगा कि उसके लिए भी सोर्स कन्फाइन कर लिए थे मैंने। पहले पेपर दिया, मेरे मार्क्स अच्छे आ रहे थे, 105 के अराउंड उसमें बन रहे थे प्रीलिम्स में। तो आई वाज श्योर दैट मतलब होने वाला तो था। तो सबसे पहला काम मैंने यही किया था कि जितने सारे रिसोर्सेज थे वो मैंने इकट्ठे किए 10 दिन में सारी चीज़ें। उसके बाद से जो स्ट्रेटजी थी, स्ट्रेटजी वाले पार्ट पे ये था कि 10 घंटे को डिवाइड किया था मैंने, 10 घंटे 5-5 दो हाफ्स में। 5 घंटा था 5 घंटे जीएस के लिए और 5 घंटे ऑप्शनल के लिए। उसमें 4 घंटे पढ़ना होता था, रिसोर्सेज आप कंज्यूम कर रहे हैं, और 1 घंटा टाइम लगा के आपको कम से कम 5 आंसर्स लिखने थे। अच्छा, तो ये काम मैंने दोनों के लिए किया, ऑप्शनल के लिए भी किया, इसके लिए भी किया। ठीक है। वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा है। इसमें आप इवैल्यूएशन कैसे करते थे अपने आंसर्स की? इवेलुएशन इसके पहले मैंने पोर्टल ज्वाइन किया था कन्वर्ट आईएएस का। उसके बाद इस साल मुझे इसलिए ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि टॉपर्स कॉपीज अवेलेबल थी, उनको देखता था मैं। और दूसरी चीज़ ये है कि मैंने जॉब किया हुआ है एज अ इवेल्युएटर, तो कुछ आइडिया था, तो वो सिर्फ इवेल्युएशन मैंने मतलब ज़्यादा की इस बार। सेल्फ इवैल्यूएशन पे आपका ध्यान था जी। और आपका टारगेट रहता था कि मैं अपनी आंसर राइटिंग की हैबिट बनाऊं। जी अच्छा, जैसे मैं ऐसे मान के चल रहा हूँ अपने पिछले अटेम्प्ट्स में भी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की होगी, जी इस बार अपने आंसर राइटिंग की अप्रोच में क्या चेंज किया था जो आपको लगता है इफेक्टिव है? जी अप्रोच इसके पहले वाले अटेम्प्ट्स में मेरा ऐसे रहता था कि 5 दिन में पढ़ता था जी जी। और सैटरडे संडे को 3-3 घंटे के टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट में देता था। अच्छा। तो उसमें क्या होता था कि पूरा फोकस, पूरा अटेंशन इस बात पे रहता है विद इन 3 आवर्स पूरे क्वेश्चंस में कंप्लीट कर लो, ये इस पे ज़्यादा फोकस रहता था। तो क्वालिटी उसमें कंप्रोमाइज़ हो जाती थी। आप क्वांटिटी आप दे रहे हो, सर्व कर रहे हो सारी चीज़ें, लेकिन क्वालिटी नहीं आ पाती। इस वाले अटेम्प्ट में मैंने डेली आंसर जब लिखना स्टार्ट किया तो उसमें 2-3 चीज़ें हुई। एक, टॉपर्स कॉपी की अगर हेल्प लेंगे तो उससे प्रेजेंटेशन इंप्रूव होता चला गया। अच्छा। आप डेली इंप्रूवमेंट कर रहे हो। ओके। सेकेंड थिंग, चूंकि आप डेली आंसर्स लिख रहे हो इसलिए विद इन टाइम कंप्लीट करने की टेंडेंसी आप में आ गई। तो इस बार जैसे सारे ही पेपर्स मैंने 1-2 मिनट पहले टाइम रहते ही सारे पेपर्स कंप्लीट किए विद अधेरेंस टू वर्ड लिमिट। तो वो एक बहुत बड़ा फायदा होता है। तीसरी चीज़ क्या होती है कि अब जैसा कि अभी हम देख रहे हैं, एग्जाम्पल्स अगर आप लिखते हो आंसर्स में तो वो हाईली रिवार्डिंग होते हैं। एग्जाम्पल्स अगर आप लिखते हो उसके मार्क्स ज़्यादा आते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप आंसर्स लिखोगे, ज़्यादा से ज़्यादा 5 पॉइंट आप लिख रहे हो, ट्राई कर रहे हो, हर एक पे ही कोई एग्जाम्पल लिखने की कोशिश कर रहे हो, तो वो धीरे धीरे ओवर द टाइम इस तरीके की टेंडेंसी बन जाती है कि एग्जाम्पल्स अपने आप आना चालू हो जाते हैं। ओके। तो एक करंट अफेयर्स हाँ, कर पाते हो फिर। तो ये सारी चीज़ें बहुत, ये सारे फायदे, तो इससे क्या हुआ कि क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा हुआ इस वाले अटेम्प्ट में। जी जी। तो आई थिंक दिस इज समथिंग दैट हैज वर्कड। एग्जाम्पल्स के लिए कुछ आपकी वो रहती है कि भाई व्हाट एग्जैक्टली आर द राइट एग्जाम्पल्स, रॉन्ग एग्जाम्पल्स, उसका कुछ आपका रहता है अप्रोच? ऐसा कोई अप्रोच नहीं रहा है सर। ऐसे एग्जाम्पल्स के लिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या एग्जाम्पल कौन से पेपर में आप कोट करेंगे। हाँ जी। अब GS 1 की बात करें तो उसमें ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, सोसाइटी है, ये 3 है। तो आप हिस्ट्री में आप क्या क्या एग्जाम्पल्स कोट कर सकते हैं। एग्जाम्पल में हिस्ट्री में आप कोई टेम्पल डाल सकते हैं। ठीक, अगर हम आपको बताएं, जैसे क्वेश्चन आ गया है नागरा आर्किटेक्चर इस टाइप से, तो आप उसमें 3 टाइप्स उसके लिखेंगे, रेखा प्रसाद, फमसाना पल्लवी, ये 3 टाइप्स। बिल्कुल। तो आपने ये लिख दिया, अब रेखा प्रसाद आपने लिखा, एक्सप्लेनेशन में आप लिखेंगे कैसा होता है कर्वी लीनियर स्ट्रक्चर, ऐसे। जी जी। और एग्जाम्पल में आप एग्जाम्पल कोट कर दो, खजुराहो टेम्पल मध्य प्रदेश। जी। तो यहाँ पे आप टेम्पल का नाम, टेम्पल कोई किंग है उसने एरिया को, उसका नाम, टाइम पीरियड आप लिख सकते हो। तो आपको एक कैटलॉग रखना पड़ेगा कि हिस्ट्री में ये एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हो।
सिमिलरली ज्योग्राफी में क्या क्या एग्जांपल्स, ये सब तो ये आपको माइंडसेट में बना रहना चाहिए। सही बात। अगर आप पॉलिटी के आंसर्स लिख रहे हो तो उसमें जी। एग्जांपल में क्या डालोगे, केस पड़ेगा, कोई रिसेंट सुप्रीम कोर्ट इन्वोकेशन ऑफ है, सम आर्टिकल लगेगा, ये सारी चीजें। तो ये माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि क्या एग्जांपल्स आप किस पेपर में डालोगे। फाइन फाइन। मतलब बेसिकली आपके बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट आपके एग्जाम्पल्स रहते थे जी और उसमें कोशिश ये रहती थी आप एकेडमिक एग्जाम्पल्स डालो। जी क्योंकि मैंने बहुत बार देखा बच्चों को मैं समझाता भी हूँ कि आप एग्जाम्पल्स वैसे मत डालो कि किसी पॉलिटिकल लीडर ने कुछ बोल दिया है, नहीं नहीं ये कर दिया है। नहीं, ये नहीं। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, हाई कोर्ट की जजमेंट, इकोनॉमिक सर्वे में कुछ आया है, बजट में कोई पॉलिसी बिल्कुल है, बिल्कुल। उस तरह की एग्जाम्पल्स। हाँ, अब तमाम आप GS3 में आप लिखने जा रहे हो इकोनॉमिक सर्वे में जो सारे आपके टारगेट्स हैं वो हाँ, आपके एग्जांपल्स हैं। लिख सकते हैं बिल्कुल। आपको कोई क्वेश्चन ट्रेड पॉलिसी पे आ गया हाँ कि जी। एक्सपोर्ट्स बढ़ाने हैं तो टू बूस्ट एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया, ये आपने लिख दिया, उसको एक्सप्लेन किया कि ये आप एग्जांपल में इकोनॉमिक सर्वे 2022-2023 एनविसेजेस टोटल एक्सपोर्ट ऑफ अबव $1 ट्रिलियन हाँ, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट। तो बिल्कुल। ये सब चीजें ऐसे ऐसे मतलब ये वैल्यू एडिशन होता है आंसर जी। में जो इम्प्रेस करता है। बिल्कुल सही कहा आपने। ध्यानचू, एक चीज और जो बच्चे बताते हैं अमूमन कि सर जब हम शुरू करते हैं अपनी तैयारी तो हर चीज इंटरेस्टिंग लगती है। इन दिस रिगार्ड कभी कभी 1 साल लग जाता है समझने के लिए कि भाई पढ़ना क्या था, एंड देन वी स्टडी। सेकंड टाइम से वी आर एबल टू गेट थिंग्स इन ऑर्डर, बट अगर सेकंड टाइम में भी सक्सेस नहीं मिलती, प्रिपरेशन एक बैरियर की तरह हो जाता है, एक बोझ की तरह लगता है। अरे यार हम वही फिर से पढ़ रहे हैं, वही लक्ष्मीकांत फिर से पढ़ रहे हैं, वही हिस्ट्री फिर से पढ़ रहे हैं, वही विपिन चंद्रा फिर से पढ़ रहे हैं। तो इस मतलब आपने ये प्रॉब्लम फेस की थी और कैसे, अगर फेस की थी आपने, कैसे अपने को मोटिवेटेड रखा था इसको? प्रॉब्लम तो फेस हुई है। थी मुझे, और व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम दिस प्रोसेस कि ये पूरा गेम इक्विलिब्रियम मेंटेन करने का है। अच्छा। आप इतना डाइवर्स सिलेबस है, उसमें ऑप्शनल भी है, आपके पास GS भी है, GS में भी 5 मेजर सब्जेक्ट्स हैं, उसके अलावा साइंस एंड टेक वगैरह भी है। तो अब इतना सारा कुछ है और आप कोई नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। जो आप नेग्लेक्ट करोगे उसकी वजह से आपके सिलेक्शन के चांसेस डिम होने जाते हैं। तो आपको पढ़ना सब कुछ है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है सेल्फ अवेयरनेस। आपको अपनी कैपेसिटी जाननी पड़ेगी कि हाउ मच कैपेबल यू आर। इन माई केस अपनी कैपेसिटी मुझे पता करनी थी, तो मुझे ये समझ में आया कि कितने पेजेस मैं डेली कर सकता हूँ, कि 30, 40, 50। तो इन माई केस मैं 50 पेजेस एक दिन में कवर कर सकता था। अच्छा। तो अब क्या होता है, अब मैं कोई बुक देखता हूँ तो उसके बाद सबसे पहले नजर आती है कितने पेजेस हैं। अच्छा 400 पेजेस है, 50 के 8 डेज, इट इज गोइंग टू टेक 8 डेज। सो ये चीज आपको जाननी जरूरी है कि आप आपकी कैपेसिटी क्या है, उस हिसाब से आप जो है वो उसको टारगेट्स कंप्लीट करो। हाँ, एग्जीक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से हर एक सब्जेक्ट को आपको पता चल जाए कितने दिन में आप एक सब्जेक्ट कंप्लीट करोगे। हेलो लर्नर्स, आई हैव अ वेरी गुड न्यूज फॉर यू। अनअकैडमी इज लॉन्चिंग its GS Foundation batches at its Prayagraj Center, Patna Center, and we are also launching 2 batches at New Delhi, one at Old Ranjendra Nagar and second at Mukherjee Nagar. Please book your seats as soon as possible and take the first step towards your dream of becoming an IAS officer. अगर आप 50 पेजेस पर डे कर सकते हो तो हर एक सब्जेक्ट आप 10 दिन में, 10 से 12 दिन में आप निपटा कर सकते हैं। हाँ, तो इस तरीके से आप पूरा एक साइकिल चलाओगे, 40, 45, 50 दिन में एक बार पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। तो ये बहुत ज्यादा सेल्फ अवेयरनेस वहाँ पे बहुत काम आता है। इसमें मोनोटनी नहीं आती थी कि यार मतलब फिर वही पढ़ रहे हैं? इस मोनोटनी को कैसे आप तोड़ते थे? मतलब आप कुछ, आपके हॉबीज थी, कुछ करते थे, दोस्तों से बात करना कुछ? टू बी ऑनेस्ट सर, ये है तो मोनोटोनस प्रोसेस तो है, और स्पेशली आप मल्टीपल अटेम्प्ट्स अगर आपको देने हैं तो वो और ज़्यादा मोनोटोनस हो जाती है। कभी झुंझलाहट भी होती है कि वही चीज़ फिर बार बार पढ़ रहे हैं, तो वो सब कुछ होता है। लेकिन अब क्या है, करना है, एक धर्म है, अपहोल्ड करना है, तो पढ़ना है ही। उसके साथ साथ हाँ, हॉबीज परसू करने में मेरी डॉक्यूमेंट्रीज में देखता हूँ, यहाँ पे क्रिकेट खेलता हूँ, तो ये सारी चीज़ें हॉबीज थी, तो मैं ये सब मैं करता हूँ। तो ट्रांचू, इस एग्जाम के साथ एक अजीब बात क्या है कि अ पर्सन हु हैज एक्सपीरियंस व्हाट यू आर गोइंग थ्रू शायद समझ पाएगा व्हाट एग्जैक्टली यू आर गोइंग थ्रू, बट बहुत बार क्या होता है, स्टूडेंट्स आर बीइंग जज्ड बाय पीपल हु हैव नो आइडिया अबाउट दिस एग्जाम। फॉर एग्जांपल हमारे रिलेटिव्स कुछ होते हैं, अरे यार बेटा क्या कर रहा है, अरे यार इतने साल कर रहा है, अरे यार कोई जॉब कर ले, अरे यार वो शर्मा जी का लड़का ये कर रहा है, अरे यार गुप्ता जी का लड़का ये कर रहा है। इससे फ्रस्ट्रेशन आती ही होगी, तो कैसे, मतलब हाउ एग्जैक्टली, मतलब आपका क्या एक्सपीरियंस रहा था? मेरे केस में ऐसा रहा है कि हमारे एजुकेशनल बैकग्राउंड ऐसा था कि बहुत ज़्यादा हाई होप्स किसी को थी। अच्छा। एंड इट वाज बेसिकली अ बूम। मतलब
आपसे अगर किसी की एक्सपेक्टेशन नहीं है कि आप कुछ अच्छा करोगे, तो ये बहुत अच्छा चीज़ होता है, क्योंकि आप बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से ऐसे ही छूट गए। सही तो बात। ये अच्छी चीज़ थी। बाकी हाँ, होता है बिल्कुल कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उनका इलस्ट्रियस करियर हो सकता था जो IIT से IIM से निकलते हैं, और उनके साथ प्रॉब्लम्स होती है, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे टोटल गेम हो जाता है इस बात का कि आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस है कितना, हाउ सिर्फ मच, खुद पे विश्वास, खुद आत्मविश्वास। खुद पे कितना है। आप क्या लगता है, और एक और चीज़ है कि आप अपने जो अटेम्प्ट है उसमें आप ऑनेस्ट हो कि नहीं। अगर ऑनेस्टी है आपके अटेम्प्ट में, डेली आप जो रिक्वायर्ड वर्किंग आवर है वो अगर आप डेली हिट कर रहे हो, डेली आप ट्राई कर रहे हो, डेली आप ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट्स कर रहे हो, तो ऑब्वियसली एक दिन आपको सक्सेस मिलनी ही Success मिलनी है, का उसमें तो कोई डाउट नहीं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंस इसी बात की है कि आप अपने टारगेट्स डेली हिट करो। आपके डेली जो एजेंडाज है, 8 घंटे की स्टडी का जो भी आपने सारा प्लान किया हुआ है, वो डेली हिट करना चाहिए। और प्रेफर करो कि जो भी ऐसे इस तरीके के नेगेटिव वो सारी चीज़ें आने वाली है, उसे आइसोलेट हो जाओ, तो ये बेटर है। आप इंस्टाग्राम को बंद कर सकते हो, ताकि अपने फ्रेंड्स की जो सेल्फीज़ वगैरह हैं बढ़िया बढ़िया वो ना देखो। तो ये सारी चीज़ें किया जा सकता है। ट्रैकिंग से बचे हम। और ऑब्वियसली ये है, कंपटीशन इतना टफ है, बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, तो ये सब चीज़ें डिमांड करता है, ये सैक्रिफाइसेस डिमांड करेगा, और आपको सैक्रिफाइसेस करनी पड़ेगी। ये बात कुछ साल पहले की एक टॉपर थे अनय द्विवेदी, तो उनका भी आप ही की तरह था कि आई थिंक इन हिज थर्ड और फोर्थ अटेम्प्ट ही हैड क्लियर द एग्जाम। तो एक बात कहते थे, जिस दिन मेरा एग्जाम निकला उस दिन मेरी खुशी तो बहुत होती है, बट एक खालीपन भी आ गया। खालीपन क्या आ गया कि यार मैं रोज न्यूज़पेपर पढ़ता था, मैं रोज अपना रिवीजन करता था। आपने वो खालीपन महसूस किया? सर अब एक तो फीलिंग होती है लिबरेशन की। जी। आप 5 साल से एक रूटीन फॉलो कर रहे हो, सुबह उठे, आप न्यूज़पेपर पढ़ा, स्टैटिक पढ़ा, करंट अफेयर पढ़े, टेस्ट लगाया, सो गए, ये चल रहा है। और एक भी दिन अगर ये मिस होता है तो गिल्ट की फीलिंग आती है कि यार ये अच्छा। नहीं, तो ये चीज़ होती है। जी। अचानक से एक सुबह आप उठते हो और आपके पास कोई रूटीन ही नहीं है, तो ये लिबरेशन की फीलिंग है। यहाँ पे ऐसा लगता है कि यार मतलब आज़ाद हो गए, ये चीज़ बिल्कुल होती भाई। है। लेकिन अब जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, अगर कोई आदमी प्रिपरेशन कर रहा है इस एग्ज़ाम की और इतने लगा हुआ है, पूरा मनोयोग से लगा हुआ है, तो उसका इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। जब यहाँ पे आया था मैं, और उस टाइम जैसी पर्सनैलिटी थी, गांव के लड़के जैसे होते हैं कि कोई आगे आने वाली कल की कोई फिक्र नहीं है, इस तरीके से होता है कि बस अपना, हमारे क्रिकेट ज़्यादा चलता है, तो वही सब क्रिकेट खेल रहे हैं, घूम रहे हैं, खेल रहे हैं, बस इस तरीके से कुछ नहीं था। अब क्या चल रहा है, कोई इतना वो नहीं होता है। अब यहाँ पे आने के बाद जो चेंजेस हुए हैं कि किस तरीके से डील करना है, कैसे बात करनी है, इवन मतलब जनरल पब्लिक बिहेवियर, आपको किस तरीके से एम्पैथाइज करना है, सिंपैथाइज करना है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ओवर ये जो प्रोसेस है, ये सब चीज़ें आपको सिखाता है। मुझे लगता है कि ये सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे सीख रहे हो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि अगर आपका, ऑब्वियसली अगर अल्टीमेटली यही मैटर करता है कि आपकी लिस्ट में नाम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन अगर मैं एक बार उसको किनारे कर दूं, मैं अपना केस बताऊंगा कि देयर वुड हैव बीन, ये 22 तारीख को रिजल्ट आया है, 22 तारीख के पहले की सिचुएशन पे जाऊँ, मुझे नहीं पता है कि मेरा ये रिजल्ट होने वाला है, नहीं होना है, मुझे कुछ नहीं पता। और एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऑल्सो, इफ समवन इज गोइंग टू आस्क कि डू यू रिग्रेट योर डिसीजन, आप स्टार्टिंग में मतलब ये हो गया है एंड यू आर नॉट गोइंग टू गेट प्लेस्ड, मतलब तुम्हारी कोई रैंक नहीं आने वाली है और सर्विसेज में तुम नहीं जाने वाले, तो इस सिचुएशन में क्या तुमको रिग्रेट है इसको स्टार्ट करने का? एंड आई विल आंसर नो, because I know very well what I have with the kind of knowledge base that I have got here. No institution in the world that is going to teach me. ये नहीं होता। तो जो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे पढ़नी है, पढ़ा है मैंने, जो सारी चीज़ें मुझे इंफॉर्मेशन आई है, वो कहीं से और मैं सीख ही नहीं सकता था। तो मैं कभी इसको रिग्रेट नहीं करूँगा, और ऑब्वियसली ये चेंज तो ले आता है अगर आप अच्छे से ऑनेस्टली इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करें तो। आपने ऑप्शनल PSIR चुना, जी कोई खास वजह PSIR चुनने का, या क्या प्रोसेस था ऑप्शनल चुनने का आपका? जी, जब यहाँ पे आया मैं, तो उसके बाद से फिर अब ऑप्शनल वाला, तो पता चला कि ऑप्शनल सब्जेक्ट भी लेना होता है। तो उस टाइम कॉमर्स, अब BCom मैंने किया हुआ है, जी जी। लेकिन मुझे हेजिटेशन नहीं है, मैं शर्मिंदा भी हूँ उस बात के लिए कि 3 साल जो ग्रेजुएशन मैंने की है उसमें बमुश्किल 1 महीने ही मैं कॉलेज गया था, तो नई पढ़ाई नहीं की थी मैंने, और ये मेरे एंड पे नेग्लिजेंस थी, तो ये हुआ था। तो कॉमर्स ले नहीं सकता था मैं, तो वहाँ से अब ये था कि कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपका इंटरेस्ट है, ताकि वो थोड़ा सा ईजी हो जाए प्रोसेस।
तो मुझे PSIR में ये लगा कि कम से कम IR वाला पोर्शन ऐसा था अच्छा कि IR में हर एक आदमी का इंटरेस्ट होता है, आप जानना चाहते हैं चीज़ों को क्या चल रही है सारी। तो मुझे लगा कि कम से कम ये पार्ट है, ये मुझे बोरिंग नहीं लगेगा, बाकी सारी चीज़ें पढ़ लूंगा। तो इस तरीके से मतलब इंटरेस्ट के बेसिस गया था अकॉर्डिंग्स पे मैं गया था इसमें गया PSIR। था और एंजॉय किया ऑप्शनल आपने? जी, बहुत एंजॉय enjoy किया। आपने Theoretical- पेपर 1 ज़्यादा एंजॉय किया पेपर 2? पेपर 2 पेपर 2 आईआर। obviously paper ओह वेरी नाइस। आपने इनफैक्ट इंडियन फॉरेन सर्विस, इसके बारे में थोड़ा बताया, आपने इंडियन फॉरेन सर्विस को ही फर्स्ट ऑप्शन या फर्स्ट प्रेफरेंस क्यों रखा आपने? पहला तो इंटरेस्ट था इसमें, पहली चीज़ तो ये कि IR इंटरनेशनल अफेयर्स है ना, जी। और फिर आप जब देखते हो ग्लोबल राउंड टेबल ये सारी चीज़ें देखते हो और global leaders are going there, so obviously you get a feeling that you want to participate, you want to be a, you can say, part of that gathering, you want to be on global high table। तो ये सारी चीज़ें आती है और obviously सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि वहाँ पे अगर आप जाते हो तो you are a representative of your country, इंडिया। so that is the biggest thing that basically attracted me in fact to fill IFS as first preference। वेरी नाइस। अब जब हम देखिए, अभी बहुत बार क्या होता है जब हम टॉपर्स की बात करते हैं तो टॉपर्स अपने शायद पिछले 1 साल के अटेम्प्ट को ही रिकॉल कर पाते हैं। मैं चाहता था कि आप थोड़ा समय में पीछे जाके अपने फर्स्ट अटेम्प्ट को सोचें और उस अटेम्प्ट में आपको क्या लगता है कुछ ऐसी गलतियां रही जो आप चाहेंगे कि आज जो स्टूडेंट तैयारी करेगा, बच्चा तैयारी करेगा, उसको नहीं करनी चाहिए? फर्स्ट अटेम्प्ट you are asking about that prelims failure। फर्स्ट टाइम जब आपने पहले 1 साल 1.5 साल जो अपनी तैयारी की थी वहां पे आपको क्या सबसे- लगता है कुछ गलतियां रही हो जो शायद आज बच्चों को बता पाए और वो सबसे फर्स्ट अटेम्प्ट में तो एक बहुत ऐसी गलती हुई थी कि उसकी वजह से मेरा पहले अटेम्प्ट में आई थिंक 1.5 मार्क्स से मेरा रुका था। अच्छा और उसमें गलती मेरे से ये हुई थी कि 2-3 क्वेश्चंस मैंने जल्दीबाजी में मतलब कर दिए। ओके 2 घंटे का पेपर था, 1.5 आवर्स में मैं करके बैठ गया था। और ये बहुत गड़बड़ इसलिए हो गई क्योंकि 2-3 क्वेश्चन, अब जैसे एक क्वेश्चन का एग्जांपल मैं आपको दूं, पार्टिसिपेटरी नोट पे क्वेश्चन था, आई थिंक 1 या 1.5 महीने पहले मैंने उस पर आर्टिकल पढ़ा था, तो वो मुझे बहुत अच्छे से आ रहा था। द मोमेंट आई रेड दैट स्टेटमेंट आई गॉट टू नो दैट इट इज टॉकिंग अबाउट पार्टिसिपेटरी नोट। ओके, I straight forward I went on to search the option। Okay, the first option was not starting from P, I just cut it। ओह Second one not from P, third was from P, I marked it correct, I filled the OMR। मेरे ये है कि एक बार मैं सॉल्व करता हूँ 10-10 क्वेश्चंस पे करता हूँ, मुझे ये डर रहता है कि अगर लास्ट में करने गए एक भी अगर गलत बबल फिल हुआ तो वो सारा हो जाएगा, तो मैं 10 क्वेश्चन एक बार करके उसको पहले वो करता हूँ। गूगल करते मैंने उसको मार्क करके बबल फिल कर दिया, उसके बाद सारा कुछ करके सब जब बैठा हूँ और उसके बाद से जब मैंने देखा उसको तो वो पार्टिसिपेटरी नहीं प्रॉमिसरी नोट था और पार्टिसिपेटरी नोट उसके नीचे था। अब आप कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि ब्लैक पेन से हो जाता क्या है। कर, तो अब ये गलती हुई थी, ऐसे 2-3 क्वेश्चंस में मेरे साथ हुए। और अगर वो क्वेश्चन सही हो जाता तो मेरा आपका, पहले prelims अटेम्प्ट निकल जाता। मेरा पहले अटेम्प्ट तो मेरे ख्याल से लेसन ये है कि आप ऑप्शंस को अच्छे से पढ़े, अच्छे से देखें, बिल्कुल राइट, बिल्कुल। और दूसरी बार पढ़े उसके बाद ही मार्क करें बिल्कुल। बबल में। और क्या आपको लगता है? उसके बाद जो 2 मेंस फेलियर रही हैं उसमें सबसे बड़ी गलती ये होती थी मेरे से कि ऑप्शनल का पेपर होता है, उसमें 2 खंड होते हैं, पार्ट ए पार्ट बी होता है। हाँ जी उसमें आप 1 से मैक्सिमम 3 क्वेश्चंस कर सकते हैं। जी मुझे नहीं पता और मुझे नहीं पता था एंड ऐसा नेचर भी है कि रेडली किसी से हेल्प मांग भी नहीं सकते थे, ये सारी चीज़ें थी। तो अब पता नहीं था। इन बोथ ऑफ दोज अटेम्प्ट्स आई वेंट ऑन टू अटेम्प्ट ऑल 4 क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन ए एंड एटलीस्ट इन वन ऑफ द पेपर 2 में ये ज़्यादा इसलिए होता था क्योंकि वो इंटरेस्ट वाली चीज़ होती थी, तो वो हो जाता था ऐसे। तो 4-4 करके आ गया, 50 नंबर वो मेरा कंप्रोमाइज होता था। एंड इन दोज 2 अटेम्प्ट्स आई मिस्ड माई मेन्स कट ऑफ बाई 8 मार्क्स एंड 6 मार्क्स रेस्पेक्टिवली। ओके तो ये एक बहुत बड़ी गलती हुई मेरे से। मतलब यू नीड टू बी वेरी क्लियर अबाउट योर स्ट्रैटेजी एंड चॉइस कि आप कौन से क्वेश्चन। तो ये बेसिक चीजें हैं, दीज आर नॉट द थिंग्स दैट, मतलब ऐसा नहीं है कि पता होना चाहिए था मुझे, ये इतनी बेसिक चीज है कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि मुझे नहीं पता था तो ये कहीं ना कहीं ये ऐसा दिखाएगा कि ये मेरे पार्ट पे नेग्लिजेंस है, मैं सीरियस इनफ नहीं था। लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें, ये छोटी छोटी चीज़ें पता है बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है इस पर। एक चीज मैं ये जानना चाहूंगा कि जैसे हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं तो वहाँ पे बच्चों में एक बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट रहता है कि सर आंसर राइटिंग करना है, और हम लोग जनरली बोलते हैं कि यू रिक्वायर सर्टेन डिग्री ऑफ फाउंडेशनल नॉलेज फिर आप आंसर राइटिंग करें। आपके हिसाब से इन योर एडवाइस व्हाट डू यू थिंक इज द राइट टाइम फॉर समवन हु स्टार्टिंग देयर प्रिपरेशन टू गेट इनटू आंसर राइटिंग? जहाँ तक मुझे लगता है कि इफ अ स्टूडेंट इज ईगर इनफ टू राइट, अच्छा ही मस्ट राइट, बिकॉज द थिंग इज कि आंसर राइटिंग इज
बहुत इनर्शिया वाला है, मतलब ऐसे नहीं आता है कि लिखें डेली सही आंसर बात। लिखना, बहुत इनर्शिया वाला काम है। आप प्रीलिम्स के क्वेश्चंस लगाना फिर भी वो सही है, लेकिन आंसर राइटिंग इज समथिंग दैट holds lot of inertia. So if a student is eager to write answers, he must write. क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि खराब आंसर लिखेगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा टाइम ज़्यादा लेगा, बट ठीक है, वो कभी ना कभी होना है। तो स्टार्ट कर दे तो बेटा, मुझे याद है मैंने पहला आंसर जो लिखा था, इट वाज 10 मार्कर एंड इट वाज ऑन आर्कटिक सर्किल, ओटावा डिक्लेरेशन, एंड all I knew about Ottawa Declaration, it is something related to Arctic Circle countries, and this was all I was knowing, and I had to write 2 pages on that. I had no idea that what I'm going to write, and I took something around 22 to 23 minutes to write that answer. So, it happens. It's an experience. होता है, हाँ, लेकिन स्टार्ट करेगा, उसके बाद से प्रोसीड करेगा, तभी उसके बाद धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो। बिल्कुल। हाँ, तो अगर ऐसा आता है इनर रील है कि आंसर्स लिखने, तो स्टार्ट करने देना चाहिए। हाँ, बट जो 3-4 महीने 5 महीने जब रह जाए प्रीलिम्स को, वहाँ से सोल फोकस प्रीलिम्स पे होना चाहिए, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम है और यहाँ पे 98% से ज़्यादा क्राउड यहाँ पे भी किनारे हो जाती है। तो ये आपको उस 2% में जगह बनाना है, इसलिए इसको सीरियसली लेना चाहिए। और जैसा कि हम देख रहे हैं पिछले 4 साल में इतने सारे चेंजेस हो रहे हैं, कभी सीसेट का कुछ हो जा रहा है, कभी इधर हो रहा है, तो उसका हर तरीके से प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। जी। सीसैट के लिए कोई विशेष तैयारी की थी आपने? सीसेट के लिए विशेष तैयारी सर नहीं की थी मैंने, PYQ पे ही मेरा फोकस रहा है। यूट्यूब पे आपको सॉल्व पेपर्स मिल जाएंगे सीसेट के। रीडिंग कम्प्रीहेंशन अपना अच्छे से कीजिए, 28 क्वेश्चंस होते हैं उसमें। अगर खाली PYQ अगर आप देख लें पिछले 6 या 7 साल के, तो उसमें आप अपनी एक्यूरेसी बहुत हाई कर सकते हैं। मेरी एक्यूरेसी जनरली 23 to 24 रही आउट ऑफ 28। वो खाली बस उसको आप देखें और उससे आप वो होल्ड कर सकते हैं। बाकी नंबर सिस्टम पे अगर आपका होल्ड है तो अनदर 10 क्वेश्चंस आपके वहाँ पे आ जाते हैं। और कम से कम अगर रीजनिंग आपकी ठीक है तो वहाँ पे भी तकरीबन 7 या 8 क्वेश्चंस बन जाते हैं। 40 क्वेश्चन अगर आपके सही हो जाएं इसमें, तो इफ़ यू आर अटेम्प्टिंग 55 क्वेश्चंस, तो ओवरऑल काट पीट के आपका 35 क्वेश्चन बनेगा, 35 करेक्ट अटेम्प्ट्स, एंड यू विल बी गेटिंग सम 87-88 मार्क्स। दैट इज सेफ। वेरी नाइस। एक आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूं प्रियांशु, कि आपको बहुत लोग देखेंगे इस इंटरव्यू के थ्रू, और बहुत हमारे ऐसे बच्चे होंगे जो इस वक्त अलग अलग रूरल एरियाज़ में हैं। जैसे आप गोरखपुर से आते हैं, ऐसे कोई बच्चा मथुरा से देख रहा होगा, कोई बच्चा मुजफ्फरपुर से देख रहा होगा। उनके लिए कोई मैसेज विद रिस्पेक्ट टू जो आपकी जर्नी थी, जिससे आप उनको मैसेज दे पाए अबाउट यूपीएससी प्रिपरेशन, अबाउट दिस ड्रीम? मैसेज यही है कि लगे रहें, डेली एजेंडा हिट करें, अपने धर्म का अभी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, यहाँ पे आपका धर्म है कि आप डेली जो आपके टास्क है उसको कंप्लीट टास्क ओरिएंटेशन रहनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कब कौन सा सब्जेक्ट आप फिनिश करेंगे, कब स्टार्ट करें, कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, और नेवर गिव अप। कभी गिव अप ना, अगर आपके दिमाग में ख्याल भी आए तो नहीं आने दें उसको। कोशिश करें कि ऐसे थॉट्स से वार्ड ऑफ, क्योंकि आप अपनी कॉम्पिटेंस को जानते हैं, आप अपनी क्षमता को जानते हैं, और आप अगर मेहनत कर रहे हैं तो ऑब्वियसली एक न एक दिन आप सक्सेस को जरूर पाएंगे। तो जैसा कि प्रियांशु मैं आपको कह रहा था, नॉट ओनली वी आर गोइंग टू नो अबाउट यू, क्योंकि आपका इस साल सिलेक्शन हुआ है, आने वाले सालों में भी हम प्रीटी श्योर कि आपके बारे में हम न्यूज़पेपर में पढ़ते रहेंगे अबाउट थिंग्स दैट यू आर डूइंग इन सर्विस ऑफ दिस ग्रेट नेशन इंडिया। इट वाज एन एब्सोल्यूट प्लेजर मीटिंग यू। थैंक यू सर। प्रियांशु, बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। थैंक यू प्रियांशु, थैंक यू। Unacademy. Let's crack it.